चलिए ठीक है, हम लोग नए क्लास अभी अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। पिछले 2 क्लास में हम लोग पढ़े थे इकोनॉमी क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र के प्रकार पढ़े थे, समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमी एंड माइक्रो इकोनॉमी, इसके बारे में पढ़े थे। इसके बाद हम लोग पढ़े थे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ, पंचक, ये सब को जाने। आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था के प्रकार। के प्रकार टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। आज हम लोग अर्थव्यवस्था के प्रकार पढ़ेंगे। अलग अलग भूमिका में, अलग अलग भूमिका के आधार पे जो होते हैं, अलग अलग कह सकते हैं कि मानकों में, अलग अलग मानकों में इकोनॉमी के अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे यदि हम लोग गवर्नमेंट के भूमिका के आधार पे करें, रोल ऑफ गवर्नमेंट, रोल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, या स्टेट, या स्टेट, इसको कहते हैं राज्य व सरकार की भूमिका के आधार पर, राज्य व सरकार के भूमिका के आधार पे, अलग अलग आधारों पर। तो इस आधार पे हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमी के कितने प्रकार हैं। तो इस आधार पे हम लोग देखते हैं इकोनॉमी के कुल, इसमें जो है 3 प्रकार के इकोनॉमी होते हैं। कितने प्रकार के? 3 टाइप्स। ये 3 टाइप्स हैं। अब 3 टाइप्स क्या क्या है? तो सबसे पहला है कैपिटलिज्म, पूंजीवादी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिज्म। दूसरा समाजवादी, समाजवादी। तीसरा मिश्रित, मिक्स्ड इकोनॉमी। तीसरा क्या है? मिश्रित, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो अलग अलग आधार पर अलग अलग है, ठीक है। तो समाजवादी, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं। हम लोग अब इस पे तीनों के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं पूंजीवादी के बारे में। पूंजीवादी, इनके जब फर्स्ट टाइम जब क्लास हुई थी उसमें भी बताए थे, अर्थव्यवस्था के पिता किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ। अर्थव्यवस्था के पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के भी पिता किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ। इनकी एक बुक के बारे में बताए थे। बुक का नाम क्या था? द वेल्थ ऑफ नेशन। बुक का नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। और ये बुक कब रिलीज हुई थी? 1776 में। कब प्रकाशित हुई थी? 1776 में। और इस बुक में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के पिता एडम स्मिथ, जो कि जिन्हें अर्थव्यवस्था के भी पिता कहा जाता है, उन्होंने ये कंसेप्ट दिया कि राज्य को बाजार को खुला छोड़ देना चाहिए, ओपन छोड़ देना चाहिए। मतलब नीतियां बनाने में राज्य को, बाजार को जो होता है खुला छोड़ देना चाहिए, वो अपने हिसाब से निर्णय ले, बाजार अपने हिसाब से, अपने विचार से, अपने तरीके से निर्णय ले और चलाए। ये द वेल्थ ऑफ नेशन में उसमें ही इन्होंने ये बुक इसका वर्णन किया था 1776 में जो प्रकाशित हुई थी। इसी वजह से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का पिता इसे कहा जाता है।
एडम स्मिथ को। तो पूंजीवाद की बात करें यदि, तो आगे चल के हम लोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, इसके गुण, इसके नुकसान। इन फ्यूचर में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी दो भागों में बट गया। एक आ गया आपको पूर्व पूंजीवाद युग, फिर आगे एक बना नव पूंजीवाद। ये कब बना, इसके बारे में हम लोग आगे समझेंगे। जब मिश्रित अर्थव्यवस्था का कंसेप्ट आया, उसके बाद ये दौर शुरू हुआ। तो पूंजीवाद में का कंसेप्ट क्या है कि जिसमें बाजार को ओपन छोड़ दिया जाए। अब जब बाजार ओपन छोड़ दिया जाए, यानी कि कंपनी पर ही सब कुछ छोड़ दिया जाए, तो कंपनी स्वाभाविक है सबसे पहले क्या करेगा, अपना कल्याण देखेगा। जन कल्याण वह बाद में सोचेगा, वो अपना कल्याण देखेगा, वो अपना लाभ देखेगा, और सरकार का उस पर नियंत्रण नहीं होगा, गवर्नमेंट का उस पर नियंत्रण नहीं होगा। तो वो जो भी नीतियां बनाएगी, वो लोगों को फायदे बाद में देखेंगे और अपने फायदे पहले देखेंगे। तो यही हुआ उस दौर में, यही हुआ। जितनी भी निजी कंपनियां थी, बाजार थी, उन लोगों ने क्या किया, आम लोगों का फायदे बाद में देखा और अपना फायदा पहले देखा। शुरुआत में क्या था कि जो इसका जो पड़ा, इसका प्रभाव पड़ा, वो पड़ा एशियाई देशों में, अफ्रीकी देशों में, जहां की साम्राज्यवादी शक्तियां उपनिवेश बनाने गई। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे इसका प्रभाव उन उन देशों में भी पड़ने लगे, यूरोपीय देशों में भी, या फिर जो भी देश उस समय आर्थिक युग, आर्थिक दुनिया में जिनका उस समय कह सकते हैं कि दबदबा था, जो या फिर जो आर्थिक दुनिया को चला रहे थे। देश तो अब जैसे तभी भी भारत था, लेकिन एक क्या था, ये गुलाम देश था, इनका कोई अपना अस्तित्व था नहीं। तो आर्थिक दुनिया में इनका सारा नीतियां कौन बनाते थे, ब्रिटिश सरकार। पहले ब्रिटिश सरकार तो बाद में, पहले कंपनी बनाती थी, कंपनी की सरकार। और कंपनी की सरकार क्या करती थी, वो अपना फायदा पहले देखती थी, जो उनका अपना फायदा है पहले देखती थी। इसी वजह से रेगुलेटिंग एक्ट लाना पड़ा था। रेगुलेटिंग एक्ट लाया जो गया था, वो कंपनी के लिए लाया गया था, ना कि भारत के लोग। लेकिन वो एक्ट ही आगे चल करके क्या हुआ, भारत के संविधान का कह सकते हैं विकास का कारण बना, एक बीज कह सकते हैं वहीं से आई। तो इनके सलाह पर क्या हुआ कि हर देश के जितने भी उस समय के देश थे, उन्होंने बाजार को ओपन छोड़ दिया। शुरुआत में काफी लाभ हुआ। इसका दुष्प्रभाव सबसे पहले गुलाम देशों पे पड़ा। धीरे धीरे इनका दुष्प्रभाव, यानी इनका जो होता नेगेटिव इफेक्ट किस पर पड़ा, इन उन देशों पर भी पड़ा जिन देशों में ये कंपनियां चल रही थी, यानी जो गुलाम नहीं थे, साम्राज्यवादी देश कह सकते हैं। नतीजा क्या हुआ कि लोगों का जब एक समय ऐसा आया कि दुनिया में बहुत भयंकर आर्थिक मंदी आई। 1929 1929 ये आर्थिक, इसका जो आर्थिक मंदी है, ये काफी प्रसिद्ध आर्थिक मंदी है। मतलब ये चर्चा में रहा काफी। आज भी जब इकोनॉमी का क्लास हो और आर्थिक मंदी की बात हो, तो इसकी बात होना एकदम आवश्यक है। ये इस साल का चलेगा ही चलेगा। तो जब मंदी आई, तो स्वाभाविक बात है कि बेरोजगारी बढ़ेगी। आर्थिक मंदी जब आएगी तो बेरोजगारी भी बढ़ी। और क्यों क्यों बढ़ी, क्योंकि आपका वस्तुओं का जो होता है उसमें क्या होगा, मंदी में बिक्री कम होगी, सेल्स कम होगी, मार्केट डाउन होगा। जब डाउन होगा तो कंपनी घाटे में चलेगी। कंपनी जब घाटे में चलेगी तो क्या करेगी, सबसे पहले छटनी करना शुरू करेगी। हर कंपनी का नियम है, छटनी होना शुरू होगा, यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट है उसको निकालना शुरू करेगा। तो ये क्या हुआ, 1929 में जो आर्थिक मंदी आई, तब बहुत सारे देशों में, तो उन देशों में से क्या हुए, कुछ देश जो होते हैं वो चले गए इस ओर, समाजवादी सोशलिज्म इकोनॉमी की ओर। तब वो किधर चले गए, सोशलिज्म इकोनॉमी की ओर। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का कंसेप्ट किसने दिया था, ये दिए थे कार्ल मार्क्स। इसका कंसेप्ट किसने दिए, कार्ल मार्क्स। कब दिए थे, 1858 में। यानी कि जब भारत में क्या हो रहा था, कंपनी शासन से ब्रिटिश शासन की ओर जा रहे थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट कंपनी के, ब्रिटिश कंपनी से
ब्रिटिश सरकार की शासन की ओर हम लोगों का कह सकते हैं कि सत्ता का हस्तांतरण हो रहा था, ट्रांसफर हो रही थी, तभी ही क्या हो रहा था, तभी ही ये सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया समाजवादी अर्थव्यवस्था का। लेकिन उस समय इसके बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, इनको अपनाया नहीं गया। क्यों नहीं अपनाया गया? क्योंकि उस समय इन देशों की, वे देश जो जिनकी कंपनियां थी, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी चल रही थी, लाभ ज्यादा हो रहा था, कंपनी इन लोगों को अन्य देशों से अच्छी लाभ कमा करके दे रहे थे व्यापार में, तो इसको इग्नोर किया। लेकिन जब 1929 का आर्थिक मंदी आया, तब बहुत सारे देश धीरे धीरे क्या हुए, कार्ल मार्क्स की ओर चल दिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाए। इसमें क्या हुआ, इसमें कहा कि नहीं, बाजार को अब कंट्रोल में, अनकंट्रोल जो है उसको कंट्रोल करना है। अब बाजार को कंपनी के भरोसे नहीं देना है। अब बाजार किसके नियंत्रण में आ गया? सरकार के नियंत्रण में। अब ये सरकार के पूर्ण नियंत्रण में आ गया। ठीक है, ये सरकार के पूर्ण नियंत्रण में आ गया समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो स्वाभाविक बात है, जब सरकार के पूर्ण नियंत्रण में आ गया तो सरकार जन कल्याण को पहले ध्यान में रखेगी। तो सरकार क्या किया, इसमें क्या हुआ, इसके जस्ट अपोजिट, जहां इसमें जन कल्याण की कोई बात ही नहीं थी, वहां इसमें क्या हुआ, लाभ, जन कल्याण पहले देखा जाने लगा। इसमें क्या होता था, पूंजीवादी में बाजार ही क्या करता था, लक्ष्य तय करता था और उसको पाने का कोशिश करता था। इसमें क्या हुआ, इसमें बाजार भी जो होता था, बाजार लक्ष्य जो होता था सरकार तय करने लगी, और उसको पाने का कोशिश भी सरकार करेगी। किसमें? समाजवादी अर्थव्यवस्था में। ठीक है, नोट्स आप में सब कुछ पूरा डिटेल मिल जाएगा इस सब के बारे में, यहाँ समझना है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हम लोग क्या समझे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार पूरी तरह से क्या होता है, ओपन होता है, सरकार उसमें कोई कंट्रोल नहीं करती है, लक्ष्य भी बाजार तय करती है, उसको पाने का भी कोशिश बाजार ही करती है, यानी कंपनी ही करती है। उनका पहला उद्देश्य क्या होता है, अपना लाभ कमाना, जन कल्याण बाद में। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या हुआ, इसका अपोजिट हुआ। समाजवादी अर्थव्यवस्था इसका अपोजिट हो गया। यहाँ क्या है, यहाँ पर बाजार अब क्या हो गया, पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल में होता है, लक्ष्य भी सरकार तय करती है, प्रयास भी, उसको पाने का प्रयास भी सरकार करेगी, गवर्नमेंट करेगी, और यहाँ पर जन कल्याण फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। जन कल्याण जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सब अंतर रहा। इसी के साथ कुछ देश ऐसे भी हुए जो कि पूंजीवाद को छोड़ा नहीं, वो पूंजीवाद को पर भरोसा किया। पूंजीवाद पर भरोसा क्या किया, कहा कि ऐसा करो कि पूंजीवाद पर ही चलेंगे, लेकिन अब बाजार को पूरी तरह से अनकंट्रोल नहीं रखेंगे, कंट्रोल में रखेंगे, यानी पीछे से हम लोग नजर रखेंगे, काम वही लोग करेगा, सब कुछ वही है, बस अब हम लोग पीछे से नजर रख रहे हैं। तो ये जो पीछे से नजर रखा, इसी को कहा जाता है नव पूंजीवाद का दौर, यानी कि न्यू कैपिटलिस्ट पीरियड। ठीक है, तो ये हो गया। ये आगे जब हम लोग पूंजीवाद के बारे में पढ़ेंगे और विस्तार से फिर समझेंगे। अब देखिए क्या हुआ, कुछ समाजवादी हो गया, कुछ देश समाजवादी गया। यहां पर क्या हुआ, कुछ देश समाजवादी को एक्सेप्ट नहीं किया, उनको था कि नहीं, हमको समाजवाद पे नहीं। तो उसी समय एक इकोनॉमिक्स है, J.N. कीन्स, इन्होंने सबसे पहले तो पूंजीवादी देशों को फटकार लगाया कि भाई बाजार को कैसे कंट्रोल जो होते हैं पूरी उनके हाथ में, मतलब कंपनी के हाथ को पूरा आप कैसे छोड़ सकते हैं, कंट्रोल कैसे आप नहीं रखेंगे, ये सब चीज का इसको डांट लगाया। उसके बाद फिर इन्हीं का यही यही एक सिद्धांत दिया कि आप जो है राज्य कोष से निकाल के कुछ धन जो होते हैं, फंड जो होते हैं मार्केट में, आम लोगों को छोड़ दे। इससे क्या होगा कि जो मंदी आई है इससे बाहर निकलने में हेल्प मिलेगी, फिर से क्या होगा, मार्केट रनिंग में आएगा। जिसको कि लास्ट क्लास में समझाए भी थे कि मार्केट में 5 लोग हैं मान के चलिए, अब ये सब मान के चलिए मार्केट का 100 का, अब इसको अगर पेमेंट किया, अब ये इसको जाके पे करेगा,
फिर ये इसको भी जब इनको मान के चलिए ये मिठाई वाला है, ये मिठाई वाला पे किया, अब मिठाई वाला क्या किया, दवाई वाले है तो दवाई वाले को पे किया, फिर ये आदमी जाके मिठाई ना खरीद के दवाई लिया, दवाई वाला जाके मिठाई खरीदा, कोई कपड़ा में गया, इस तरह से क्या हुआ, मार्केट रन में आ गया। इसको ऐसे समझिए कि 5 लोगों को आप 5 दोस्त है, बाहर निकले आप लोग, 5 आप लोग दोस्त बाहर निकले, अब पांचों दोस्त के जेब में या तो रुपया नहीं है या फिर पांचों के पांचों कंजूस है, और सब एक दूसरे के भरोसे पर बैठे हुए हैं कि चलो मतलब कि ये खर्च करेगा या ये खर्च करेगा, ऐसा भी होता है। अब अचानक क्या हुआ, आप लोगों को कहीं से 500 रुपया मिल गया, रोड पे गिरा हुआ मिल गया, या अचानक कोई, आजकल तो बहुत सारे युवा लोगों में देखते कि ऑनलाइन गेम वगैरह के माध्यम से भी इनकम कर लेते, कहीं से भी 500 आ गया ऐसे। अब क्या हुआ, अब पांचों दोस्त के चलो ठीक है खर्च करते हैं, कोई चले गए होटल में, कुछ खा लिए फास्ट फूड वगैरह, तो होटल वाले का एक इनकम बढ़ा। अब होटल वाले का भी ड्यूज था, वो भी जहां से सामान लाता है उसका भी ड्यूज था, वो बेचारा जाके वही 500 उसको दे दिया, फिर वो भी जिनको होटल वाला दिया उसका भी कहीं बाकी था, वही 500 जाके उसको दे दिया। इस तरह से क्या हो रहा है, इकोनॉमी रन हो रही है। बिल्कुल ये वही बात है कि भाई आर्थिक मंदी क्यों आया, क्योंकि कंपनी क्या की थी, इस तरह शोषण किया मार्केट का कि मार्केट में किसी के पास ज्यादा धन बचा ही नहीं, सारा धन क्या हुआ कंपनी के पास आ गई या फिर राज्य के पास पहुंच गई। अब क्या हुआ, जिसकी वजह से अब लोगों के पास खरीदने का क्षमता ही नहीं बचा, यानी कि उसके पास उतना इनकम नहीं बचा या सेविंग नहीं था कि वो खरीद सके। तो इसके लिए कहा गया कि आप क्या कीजिए, फंड निकाल करके दीजिए, आप अपने फंड से लोगों को अलग अलग योजनाओं के माध्यम से अलग तरीके से लोगों में क्या कीजिए, मार्केट में रुपया दे दीजिए। फिर इससे क्या होगा, इससे कंपनी मार्केट जो होगा रन होगा। तो इसमें क्या होगा कि कुछ देश जो होगा क्या किया, बाजार को अपने कंट्रोल में ले लिया, ये हो गया समाजवादी। कुछ देश क्या किया, कहा कि नहीं हम बाजार को पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं लेंगे, यानी कि जो कंपनी का जो अस्तित्व है, जो कह सकते निजी कंपनी का जो अस्तित्व है, प्राइवेट कंपनीज का, उसको हम खत्म नहीं करेंगे। अब हम उनको कंट्रोल में रखते हुए उसके साथ मिलकर हम भी काम करेंगे, यानी दोनों मिलकर काम करेंगे, सरकार और बाजार दोनों मिलकर काम करेंगे। तो इसी को कहा गया मिक्स्ड इकोनॉमी, इसी को कहा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसका एग्जांपल जैसे इंडिया में हम लोग 1992 से पहले क्या कर रहे थे, समाजवादी अर्थव्यवस्था अपना रहे थे, समाजवादी अर्थव्यवस्था अपना रहे थे। फिर हम लोगों का भी बाजार की स्थिति क्या हो गई, डाउन होते गई, इकोनॉमी डाउन हुई। 1990 आते आते हम लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई थी, क्या करना पड़ा था, भुगतान राशि मात्र 15 दिन से 1 माह तक का बचा था, फिर हम लोगों को सोना गिरवी रखना पड़ा था। ऐसे भी दिन हम लोग देखे, सोना गिरवी रखना पड़ा। उसके बाद क्या किया गया, कहा गया कि नहीं अब जो होगा, निजी बाजार को क्या करना होगा, निजी कंपनी का मदद लेना होगा। और इसके लिए हम लोग क्या किए, एलपीजी अपनाए, ठीक है, लिबर्ट एलपीजी कंसेप्ट को अपनाए, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया, और लेबर्टीज हो गए, यानी उदारी वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, यानी अब हम लोग उदार हुए, यानी अब हम लोग क्या हो रहे, अब लिबर्टी लिबर्टी बन गए, अब हम लोग उदार हो रहे हैं। उदार होने का मतलब हो रहा है कि बाहर की कंपनियों के प्रति हम लोग उदार हो गए, जो प्राइवेट कंपनी है उसके प्रति उदार हो रहे, जो विदेशी कंपनी है। ऐसा नहीं है कि 1992 से पहले अपने देश में कंपनी थी नहीं, उस समय भी कंपनी थी, लेकिन उन कंपनियों को बहुत बहुत ज्यादा सेक्टर में, आगे चल के जब हम लोग भारत की आर्थिक जो नीति है, औद्योगिक नीति है, वहां जब पढ़ेंगे तो वहां समझेंगे, उन कंपनियों को आज जितना अलाउ है जितने सेक्टर में, उतने सेक्टर में नहीं था, कुछ कुछ सेक्टर ही उन लोगों को था, ज्यादातर सेक्टर क्या था, गवर्नमेंट के पास था। आज क्या है, आज ज्यादातर सेक्टर जो है, जैसे रेलवे है, वो पूर्ण रूप से अभी भी सरकार के हाथ में है, कुछ कुछ प्राइवेट को दिया गया है। उसके बाद परमाणु न्यूक्लियर, वो क्या है, पूरी तरह से सरकार के हाथ में है। डिफेंस भी सरकार के हाथ में, बाकी जितने सेक्टर है सब में निजी कंपनी को प्रवेश का अनुमति है, वो ओपनली वर्क कर सकते हैं। उस समय इतना नहीं था, 3 नहीं था, कुल लगभग 60 से ज्यादा सेक्टर ऐसे थे जो कि सरकार के पास था, यानी कि सिर्फ सरकार ही, सरकारी कंपनी उसमें काम करे, अदर नहीं।
अदर कंपनी कर भी रही है तो वह सरकार के गाइडलाइन के अनुसार, मतलब सरकार के ही अंडर में करना है। सरकार जैसा आपको अलाउ कर रहे हैं, सरकार जो बोल कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो ये जो कंपनी थी 1992 से पहले भी हमारे देश में ऐसा नहीं कि प्राइवेट कंपनी नहीं थी, बिल्कुल थी, लेकिन उनको बहुत ज्यादा छूट नहीं था प्राइवेट सेक्टर में हाथ आजमाने का। दूसरा, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो जब हम लोग ग्लोबलाइजेशन से जुड़े, जब हम लोग विदेशी कंपनी को भी के प्रति उदार बने, जब हम लोग प्राइवेटाइजेशन को अपनाए और विदेशी कंपनी के प्रति उदार बने, तो ये जब कंपनी आई तो उसमें कंडीशन रखा गया था कि आपको आकर के उस समय 1992 में ये कंडीशन दिया गया कि आप जो हमारे देश में व्यापार कीजिएगा तो हमारे देश के किसी कंपनी के साथ मर्ज होना होगा। जैसे हीरो होंडा, हीरो कंपनी भारत की, होंडा कंपनी जापान की, तो होंडा आया, ये किससे हो गया? हीरो से। सुजुकी आया मारुति से। तो उस समय ये अलाउ दिया गया कि आपको जो आना है, आप जो हमारे देश में व्यापार करेंगे तो आपको हमारे देश की कंपनी के साथ जुड़ना पड़ेगा, तभी हम अनुमति देंगे। तो अब इसका दो फायदा हुआ। पहला तो वो जो कंपनी आई तो वो निवेश लेके आई, तो धन आया। जब निवेश लेके आएगी, इन्वेस्ट किया, तो यहाँ पर इनकम आया, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा। दूसरा, वो जो टेक्नोलॉजी के साथ आया, वो जो टेक्नोलॉजी लाए, नए टेक्नोलॉजी के साथ आए, वो टेक्नोलॉजी जो जो कंपनी उसके साथ जुड़ी, जैसे जो होंडा कंपनी जो टेक्नोलॉजी लेके आई, तो हीरो जब इसके साथ जुड़ा तो ये टेक्नोलॉजी धीरे धीरे ये भी सीखा। आज दोनों कंपनी अलग है और हीरो कंपनी भी बहुत अच्छी गाड़ियां निकाल रही है और इनसे बेटर बाजार इसका इंडिया में है, इनसे बेटर बाजार इंडिया में इसी का है। तो इसका रीजन क्या है कि ये इसके साथ काम किया, तो ये इनका टेक्नोलॉजी ये भी सीखा। तो हमारे देश में 1992 के बाद क्या किया गया, ये अब नीति अपनाई गई, एलपीजी लाई गई, और इसमें क्या हुआ, विदेशी कंपनी के प्रति हम लोग उदार बने उसको। तो अब एक डर था कि भाई भारत एक बड़ी आबादी का देश है, यहाँ गरीबी ज्यादा है, निरक्षरता और ज्यादा है। अब यहाँ अगर हम लोग पूरी तरह से ओपन कर दे तो फिर क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। हम लोग अगर ओपन कर देते हैं कंपनी के आधार पे तो यहाँ एक बहुत बड़ी आबादी जो साक्षर कम है, यहाँ पर जो उस समय तो और कम थी, उस समय 1992 में, फिर आबादी बहुत बड़ी है, तो हो सकता है कि लोगों को जन कल्याण क्या हो, वह पीछे छूट जाए, एक और समस्या ना हो जाए। तो इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए हमारे देश की सरकार ने नीति अपनाई मिक्स्ड इकोनॉमी की। किसकी अपनाई? मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें क्या रखा गया, इसमें मिक्स्ड इकोनॉमी में रखा गया कि हम लोग जो नीतियां बनाएंगे, जो मिक्स्ड इकोनॉमी का खास है कि लक्ष्य जो है बाजार और सरकार मिलके काम करेंगे। यानी कि लक्ष्य सरकार तय करता है और उसको पाने की कोशिश जो होता है बाजार और सरकार मिलके करेंगे। यानी कि एक साथ चलना, निजी और सरकारी दोनों का अस्तित्व बना रहे हैं। यही इनका था कि निजी और सरकारी दोनों का अस्तित्व बना रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि कंपनी को पूरी तरह से छोड़ देना है, बिल्कुल नहीं। सरकारी भी चलता रहेगा, निजी भी चलेगा और दोनों मिलके चलेगा। अब बीएसएनएल भी यहाँ चल रही है, अब बाकी जियो, वोडा, आइडिया, एयरटेल ये सब भी चल रही है। अब जैसे कोरोना काल में सरकार की भी कंपनी अपना काम कर रही थी और कुछ निजी कंपनी भी वैक्सीन लाई, लेकिन निजी कंपनी जो वैक्सीन लाई उसका सब कुछ तय कौन किया? सरकार तय किया। कितना प्राइस रखना है, सरकार तय किया। वो जो वैक्सीन भी लगा, कैसे लगेगा नहीं लगेगा ये सब भी कौन तय किया? सरकार तय किया। किस देश में जाएगा नहीं जाएगा, कहाँ आपको देना है, ये सब कौन डिसाइड किया? सरकार तय किया। ठीक है, अब सरकार जैसे तय कर लिया भाई कि हाँ हमको 200 करोड़ टीका लगाना है इतना तारीख तक, और जितना कंपनी था सबको दे दिया गया, बता दिया गया। अब दोनों मिलके काम किया, सरकारी कंपनी भी निजी कंपनी भी सब मिलके कर रहा है। तो यही है मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां की राज्य और सरकार मिलके करते। भारत में ये कब से अपनाए? 1992
2 से इसका कंसेप्ट आया। ठीक है, आगे इसके बारे में और समझेंगे, इसके बारे में जैसे कि ये निर्देशात्मक होता है या आदेशात्मक होता है, इनका क्या गुण है, क्या लाभ है। अभी बस एक इंट्रो समझ रहे हैं और कुछ नहीं। अभी हम लोग को बस जानना है भाई इकोनॉमी में क्या क्या चीज हम लोगों को टकराने वाला है आगे। तो ये अभी कोई ये सब चीजों में अभी हम लोग को और पढ़ना है आगे। ठीक है, तो ये था राज्य व सरकार की भूमिका के आधार पर। एक और आधार पर हम लोग अर्थव्यवस्था के प्रकार आज पढ़ लेते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है विकास की अवस्था के आधार पर। ठीक है, विकास की अवस्था के आधार पर, विकास के आधार पर। ठीक है, किसके आधार पर? बेस ऑन डेवलपिंग। इसमें भी 3 प्रकार होते हैं, विकसित, ठीक है, विकासशील, तीसरा अल्प विकसित। डेवलप्ड कंट्री, अंडर डेवलपिंग डेवलपिंग कंट्री और अंडर डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, विकसित देश का देखिए क्या होता है। विकसित देश किसको कहेंगे? जैसे अमेरिका विकसित देश है, उसकी जीडीपी बहुत हाई है। तो विकसित देशों का खासियत है वो देश जो अपने प्राकृतिक संसाधनों को, जो उनका प्राकृतिक संसाधन है, जो भी जो उनके यहाँ रिसोर्सेस है, उसको स्वयं ही उपयोग करने के लिए सक्षम हो चुका है। अब ऐसा नहीं कि भाई हमारे यहाँ कुछ है, लेकिन अब हमको वो भी जैसे पहले ही बताए थे, किस आपको फर्स्ट क्लास में बताए थे कि जिस देश की जीडीपी में सर्विस सेक्टर का ज्यादा योगदान हो, उस देश की अर्थव्यवस्था उतनी ज्यादा माना जाता है अच्छा। और जिस देश के जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर का योगदान ज्यादा होगा, उसकी अर्थव्यवस्था कम मानी जाती है। रीजन बताए थे, यानी कि जिसका अगर प्राइमरी सेक्टर का ज्यादा योगदान, यानी कि उसका नेशनल रिसोर्स तो है बेटर, लेकिन उसको उतने बेटर तरीके से वो सेकेंडरी में नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हैं, ना ही उसको सर्विस दे पा रहे हैं। अब इसको ऐसे समझिए कि मान के चलिए कि कोई देश है, वो पहले क्या किया, उसके पास गेहूं हो रहा है, वो सिर्फ आटा बना सकता है। और कोई देश है जो गेहूं से वो आटा भी बना रहा है, मैदा भी बना रहा है, सूजी भी बना रहा है, तो स्वाभाविक है कि उसका उत्पादन, उसका जो सेकेंडरी सेक्टर है ज्यादा स्ट्रांग होगा। उसके बाद अब है कि बना तो लिए, लेकिन इसका हम खपत नहीं करवा पा रहे, निर्यात नहीं करवा पा रहे। इसका मतलब आपका सर्विस सेक्टर कमजोर है। जो करवा रहा है इसका मतलब सर्विस सेक्टर मजबूत है। तो ये पहले भी बता चुके हैं। तो विकसित देश का सबसे बड़ा खासियत क्या होगा कि इनका जो नेचुरल रिसोर्सेस है या रिसोर्सेस है, इनको ये अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। यानी इसका सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी यानी सर्विस सेक्टर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। और इनके जीडीपी में, इनका जो जीडीपी होगा, सर्विस सेक्टर का ज्यादा भूमिका होता है। 70% से ऊपर तक जाएगा सर्विस सेक्टर। ठीक है, इनके जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होता है? सर्विस सेक्टर का होता है। अब है क्या, जैसे देखते हैं हम लोग चाइना। चाइना काफी डेवलप हो चुका है। गरीबी भी, वहां के लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे में आने वाले लोगों की संख्या बहुत कम हो गई। आज भारत, चीन और भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अधिकांश देशों में जो होता है, चाइना का सामान सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चर होके जाता है। रोजगार भी काफी ज्यादा है, जीडीपी भी में भी वो दुनिया का दूसरा नंबर में आ रहा है। फिर भी उनको पश्चिमी देश
विकसित देश मानने से इनकार कर रहा है। तो रीजन क्या है कि विकसित देश में एक और मानक आता है, इनकम, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। तो प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाता है, वहां कम हो जाता है चाइना का। क्यों? क्योंकि उनकी आबादी बहुत ज्यादा है, उनकी आबादी बहुत ज्यादा है। तो अब मान के चलिए कि अब जैसे जापान है, जापान से ज्यादा जीडीपी बड़ा जापान से और चाइना में के जीडीपी की तुलना में चीन का जीडीपी ज्यादा बड़ा है, लेकिन जापान विकसित देशों में काउंट होता है, चीन को पश्चिमी देश नहीं मानते। इसका रीजन क्या है? रीजन है कि जापान की आबादी कम है, चीन की आबादी ज्यादा है। नतीजा क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय डाउन हो जाता है चीन का। यही वजह है कि पश्चिमी देश चीन को विकसित देश अभी भी मानने से इनकार कर रहे हैं, जबकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग हो चुका है। वो अपने रिसोर्सेस को भी अच्छा जो होता है प्रयोग कर अब खुद ही उपयोग में ला रहे हैं। प्लस उनका जो जीडीपी में सर्विस सेक्टर का भी बहुत बड़ा योगदान है। यही प्रॉब्लम आगे चल के इंडिया के साथ भी होगा, हम लोगों का भी जीडीपी बढ़ जाएगी, लेकिन हो सकता है कि उस समय भी वही है कि हम लोग विकसित देश की श्रेणी में ना आए, क्योंकि यहाँ भी जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन ज्यादा है। इस कारण से चीन का ये दबाव है कि जो विकसित देश तय करने का जो आपका मानक है, इसको आप बदलना चाहिए। और इस मामले में स्वाभाविक बात है कि भारत सरकार भी चीन के साथ रहेगी, क्योंकि जो समस्या आज उनके साथ है, कल वो हम लोगों के साथ भी होगी। कि भले हमारे यहाँ की आबादी गरीबी रेखा से, सारी आबादी गरीबी रेखा से नीचे आ जाए, हम लोगों का जीडीपी भी बहुत तेजी से आगे बढ़ जाए, दूसरे तीसरे नंबर पे पहुंच जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों का पूरा मजबूत हो जाए, हम लोग नेशनल रिसोर्सेज को भी यूज करने में पूरी तरह से सक्षम हो जाए, हम लोगों का सर्विस सेक्टर भी जो है, जीडीपी में सर्विस जो हम लोगों का योगदान है, इकोनॉमी है, उसमें सर्विस सेक्टर का योगदान सबसे ज्यादा बढ़ जाए, कंट्रीब्यूशन उसका सबसे ज्यादा बढ़ जाए, फिर भी जो चाइना के साथ लागू हो रहा है स्वाभाविक है वो अपने साथ भी होगा। तो हो सकता है कि आगे चल के, क्योंकि भारत और चाइना वर्तमान दौर में विश्व अर्थव्यवस्था के लिए दो महत्वपूर्ण पिलर है, क्योंकि 3 अरब की आबादी, तो एक तिहाई से ज्यादा आबादी तो इन्हीं दो देशों का है। तो इनके बिना तो इकोनॉमी चलाना मुश्किल है। फिर वही 1929 वाला दौर आ जाएगा, भाई आपके पास सामान तो बहुत है, पूंजी बहुत है, मैन्युफैक्चरिंग बहुत है, पता चला खरीदने के लिए बाजार नहीं है। तो हो सकता है कि आगे चल करके विकसित देश का जो होगा मानक, स्टैंडर्ड, इसका चेंज कर दिया जाए। ठीक है, विकासशील देश हुआ, इससे कह सकते जो भी विकसित के बनने, यानी कि जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से तो उपयोग में नहीं ला पा रहा है, लेकिन फिर भी वो उपयोग में ला रहा है, यानी कि सहयोग से, किसी विकसित देश के सहयोग से वो कर पा रहा है। इनके जीडीपी में जो है सर्विस सेक्टर का बहुत, मतलब विकसित देशों के जैसा योगदान नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा खासा योगदान है, एक बड़ा योगदान है, कम से कम प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर से ज्यादा है, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर से ज्यादा है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं है, 70 से नीचे ही है, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी से ज्यादा है। इसके बाद यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफी तेजी से कार्य किया जा रहा है, और इसके बाद इनका प्रति व्यक्ति आय भी अच्छी है। भारत के साथ वो एक दिक्कत है कि जो जैसा भी बताए, जो चाइना के साथ, यहाँ आबादी ज्यादा होने के कारण भी प्रति व्यक्ति आय जो होता है उस पर नेगेटिव असर डालती है, नकारात्मक प्रभाव डाल रही है, नेगेटिव इफेक्ट। तो ये एक विकासशील देश का हो गया। अब जैसे भारत, चाइना, साउथ अफ्रीका, रसिया, ये सब क्या है, विकासशील देशों में आते हैं। अब तीसरा है अल्प विकसित, अंडर डेवलपिंग। आप इसको कह सकते हैं, इनमें सामान्य तरीके से वो देश जिसका जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर का ज्यादा योगदान है, यानी सिंपल सी बात है कि ये अपने नेचुरल रिसोर्सेज पर ज्यादा है, जैसे खेती पर, इनका इकोनॉमी क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज पे ज्यादा डिपेंड है, प्राइमरी सेक्टर पर ज्यादा डिपेंड है। यानी इनके पास प्राइमरी सेक्टर में तो इनकी अच्छा है, इनके पास नेचुरल रिसोर्सेस है, लेकिन उसको इंडस्ट्रियल में
यानी सेकेंडरी सेक्टर में और सर्विस सेक्टर में, थर्ड सेक्टर में जो होते हैं, टर्सरी सेक्टर में, उसमें ये कन्वर्ट करने में अभी उतना ज्यादा सक्षम नहीं हुए हैं। और इन देशों की अर्थव्यवस्था में प्राइमरी सेक्टर का ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। यही हुआ अल्प विकसित। ये क्या हो गया, उन्हीं में आता है अल्प विकसित। जैसे ज्यादातर अफ्रीकी देश, सोमालिया हो गया, फिलीपींस हो गया, ये सब किसमें आता है, अल्प विकसित में। ये सब प्रकृति पर ही अपना डिपेंड है। तो ये हो गया आपको विकास के आधार पर। ठीक है, अभी और भी आधार है जिसके आधार पर हम लोगों को समझना है अर्थव्यवस्था के प्रकार, लेकिन ये हम लोग अभी आगे के क्लास में करेंगे। जैसे कि रणनीति के आधार पर योजनाबद्ध, गैर योजनाबद्ध, प्लानेड एंड नॉन प्लानेड। उसके बाद निर्भरता के आधार पे, जैसे आत्मनिर्भर, निर्भर, परस्पर निर्भर, ठीक है, डिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट, को डिपेंडेंट, ये सब हो गए। उसके बाद है समय के आधार पे, समय के आधार पे यानी पीरियड कह सकते हैं, काल के आधार पे, अलग अलग आधार पे अभी हम लोग अर्थव्यवस्था के और भी प्रकार पढ़ना है। ये सब क्लास क्या है कि हो सकते कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे, खासकर जिनको एमसीक्यू जब बनाने की आदत है ज्यादा, कि नहीं ऐसा कोई, ये सब क्वेश्चन तो आता ही नहीं एग्जाम में। बिल्कुल बात सही है, लेकिन जब आगे आप मेंस की लेवल की पढ़ाई करेंगे, विशेषकर आंसर राइटिंग में, तो इकोनॉमी का जो मेन टॉपिक है उसको समझने के लिए ये सब चीजों को समझना ज्यादा जरूरी है। सिविल सर्विस के जो स्टूडेंट है जिनको आगे आंसर राइटिंग करना है, तो वहां पर आपका कंसेप्ट क्लियर रहे, आप आंसर राइटिंग अच्छे से कर सके, तो ये सब करने के वहां पर आपको हेल्प, ये सब जो अभी पढ़ाया जा रहा है ये वहां पर आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन, किसी का कोई क्वेश्चन? चलिए नहीं है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे। और एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि अभी अगले 2-3 दिन आप लोगों का मेरा क्लास नहीं होंगे। ठीक है, कल तो ऐसे भी संडे है, और मंडे से आप लोगों को और भी नए सब्जेक्ट के क्लास शुरू होंगे। और लेकिन मेरे नोट्स आप लोगों को लेक्चर रूम में प्रोवाइड होते रहेंगे एप्लीकेशन में, और उनके जो क्लास होंगे वो 2-3 दिन के बाद शुरू होंगे। तब तक आप लोग नोट्स कंटिन्यू पढ़े, और जो नोट्स पढ़ने के बाद जो आप लोगों के मन में सवाल रहे वो कमेंट में डालते रहे।